Hello everyone, very welcome to iExamV for 50% faster preparation. We are doing this 24th video and as I said, don't wait for your exam result of phase 1 because phase 2 की तैयारी तो करनी ही करनी है. अगर सिलेक्शन पाना है तो वो आपको अभी भी काम आने वाली है और आगे भी काम आने वाली है. If you are still feeling non-confident about phase 1 selection, this is the offer for you. ये ऑफर जबरदस्त है, इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है आपको. अगर उसके बाद भी पढ़ाई ना करने का बहाना है तो कुछ भी हो सकता है. एंड दोज हु आर सीरियस, फॉर देम देयर इज अ सीरियस स्टडी प्लान. 20 डेज में अभी आपको कैसे सिलेबस कवर करना है. सो दिस डिटेल्ड प्लान विच मेंशंस हाउ यू आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक लाइक दिस. We are definitely going to cover with these faculty members in our class. You can download this plan. डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप जाइए, आप वहां पर डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ ऑफ दिस प्लान. एंड अल्टीमेट चीज तो पढ़ाइए. दिस इज द क्वेश्चन आई आस्क्ड लास्ट टाइम. द पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स एज पर मास्लो थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉइज. तो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, इस टाइप से थोड़ा सा थ्योरी के इम्प्लीकेशन आते हैं. तो यहाँ पर अगर हम पैटर्नलिस्टिक बोलते हैं ना, तो ये हो गया लव एंड बिलोंगिंगनेस. आप इंग्लिश के जो वर्ड है ना यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक, फादरली, तो उससे भी समझ सकते हैं कि लव एंड बिलोंगिंगनेस के स्टाइल की यहाँ पे बात हो रही है. बट ये आप तभी कर सकते हैं विच लुक्स वेरी कॉमन सेंसिकल, एक्चुअली रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग. कुछ भी कॉमन सेंस केवल और केवल ऐसे सोच के नहीं आता है. अनलेस यू हैव स्टडीड द टॉपिक you won't be able to make out. But once you have studied, understood what is Maslow theory, I will tell you more other motivational theories also like this, then you will find these questions very scoring. मैनेजमेंट फेज 2 का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, प्रोवाइडेड आपने सही तरीके से पढ़ाई की हुई है. दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ. आपको फेज 2 में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं. This paragraph you read and then you have to answer 3 questions. I am reading it fast. Ram moved to ABC Limited because of the attractive growth prospect at ABC Limited. He was laterally hired at a senior position in ABC Limited. Ram faced various challenges at ABC, though his colleague did not like him as he was lateral hire. Senior level पर सीधे hire कर लिया गया. While they had been in the company for many years, growing through the levels. So he felt like an outsider. Furthermore, he lacked the freedom to take decisions. Another challenge that Ram faced was related to ineffective and non-working air conditioner in the office, which made it difficult for him to focus on work. He complained about the AC's condition, but the issue remained unresolved. Ram later left the company to start his own venture. How could the company ABC Limited have made Ram to stay in the company? क्या करना चाहिए था कंपनी को? एसी ठीक करना चाहिए था क्या? This is one of the option. So by giving better working condition, by giving more autonomy and challenging work, by giving him pay and perks, सैलरी बढ़ा देते उसकी, and ensuring that his colleagues like him, सबको बोलते भाई इसके साथ रोज खेलो, लंच साथ में करो. by hiring him at an entry level and not at a lateral level. अब सीनियर आदमी को आप एंट्री लेवल पे हायर करने को बोल रहे हो, ये तो नहीं चलेगा ना. सो हियर इफ यू हैव अंडरस्टूड हाइजेनबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. टू फैक्टर थ्योरी क्या कहता है? देयर आर सम फैक्टर्स, आई विल कम टू दैट, रिपीट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मोर ऑटोनॉमी एंड चैलेंजिंग वर्क, क्लियर दिख रहा होगा. तो दिस इज द मेन रीजन. सी देयर में बी एन नंबर ऑफ रीजंस. एसी ठीक नहीं है, लोग मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, मेरे को यहाँ पे बोला जाता है आप पैंट शर्ट पहन के आओ जबकि मेरे को टी शर्ट और जीन्स पहनना पसंद है, वगैरह वगैरह. बट फॉर दीज स्मॉल रीजन पीपल डोंट लीव जॉब. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इन द पैसेज. नाउ सेम पैसेज, और ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर का एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है. सो दिस इज नॉट फ्रॉम समवेयर आई हैव ब्रॉट. Now, in the same passage, as per the ERG theory, which of the following needs had motivated Ram to join ABC Limited?
जब उन्हें ज्वाइन किया था राम ने, एंड ही ज्वाइंड एज ए लेटरल लेवल, तो एज पर ईआरजी थ्योरी, अब आपको यहाँ पे ईआरजी थ्योरी पता होनी चाहिए, याद है एल्डेफर्स ईआरजी थ्योरी? तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं भी पता है कई बार, ये रिकॉल के लिए, एग्जिस्टेंस ई रिलेटेडनेस और जी ग्रोथ, ई आर जी। कई बात ना हमने पढ़ी है भूल गए, नाउ यू कैन मेक इट आउट। एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड और ग्रोथ नीड। राम आया था टू फाइंड आउट मोर मोटिवेशनल, मोर सीरियस, चैलेंजिंग रोल, राइट? तो वो कौन सी नीड के लाएगा? एग्जिस्टेंस नीड तो नहीं हो रही है ना वो यहाँ पे, और रिलेटेडनेस भी नहीं है, वो है आपकी ग्रोथ नीड। अगर आपको ये समझना है जो अल्डेफर्स ईआरजी थ्योरी है, ठीक है, 1969 की, एक्चुअली इसने मास्लो थ्योरी को कंडेंस कर लिया 3 हिस्सों में। मास्लो में कितने 5 लेवल है, इसने क्या किया, नीचे वाले 2 को बना दिया एग्जिस्टेंस नीड, ये सर्वाइवल के लिए चाहिए, एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए। रिलेटेडनेस, जहां पर हम रिलेट कर पाते हैं लोगों से, लव, बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड, एंड एस्टीम नीड, वी फील पावरफुल, एस्टीम नीड। उसके ऊपर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसका कुछ हिस्सा ग्रोथ में डाल दिया, उसका कुछ हिस्सा हमने यहाँ डाल दिया, इनको हाफ हाफ बांट लिया ऊपर के 3 को। तो ईआरजी, अब दिस कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। अगर आप नोट्स देखेंगे हमारे तो सारी थ्योरीज कैसे कंपैरिजन लिखा होगा, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। तो दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी इज रिक्वायर्ड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा ये ईआरजी थ्योरी। तो अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, Heisenberg two factor, the air conditioning not working in the office in which of the following factor? अभी आसान लग रहा है ना? तो यहाँ पर अगर आपको Heisenberg टू फैक्टर थ्योरी का ध्यान हो तो उन्होंने क्या बताया कि देयर आर सम फैक्टर्स absence of which are demotivating, these are called hygienic factor, but these are not enough to keep somebody motivated enough. मोटिवेशन के लिए चाहिए आपको मोटिवेटिंग फैक्टर, जैसे कि अचीवमेंट, इंटरेस्ट इन वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, एस्टीम, ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले फैक्टर हैं ये। बट देर आर सर्टेन मिनिमम थिंग्स रिक्वायर्ड, जैसे कि सैलरी चाहिए, वर्किंग कंडीशन चाहिए, एसी की बात हो रही थी, पॉलिसीज, सुपरविजन, रिलेशनशिप, लोगों के साथ बात कर रहे हैं ऑफिस में तो कोई आपसे ठीक से बात कर ले रहा है, तो दीज आर बेसिक मिनिमम थिंग रिक्वायर्ड, दीज आर हाइजीनिक फैक्टर। अगर ये नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, बट ये होंगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे या आप अच्छा काम कर पाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये डिसेंट सैलरी और हाई सैलरी इज ऑल्सो नॉट द बिगेस्ट मोटिवेशन। अंडरस्टैंड दिस, नाउ इट इज क्लियर कि जो एयर कंडीशनर है वो क्या है, आपका हाइजीनिक फैक्टर है। ऑफिस में बहुत बढ़िया एसी चलता है और बहुत अच्छा आपके चेयर्स हैं, टेबल हैं, केबिन मिला हुआ है बैठने को, विल नॉट मेक यू ए मोटिवेटेड एम्प्लॉय। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो क्या करना है, डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर पेपर। कहाँ से करना है भी बताऊं क्या, जहां पर ये फ्री में मिलता है। चलिए, अब ये भी आपको पता करना पड़ेगा, तो आप नीचे पूछ लेना कमेंट में, which of the following term is used to describe a situation where the central bank sells government securities to reduce the money supply in the economy? सेंट्रल बैंक मतलब जैसे कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है, तो जब आरबीआई बेचेगा सिक्योरिटीज तो पैसा आरबीआई के पास आएगा, इससे क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओज, राइट। ओएमओज जो हैं, आ गए, अच्छा गलत कॉपी हुआ है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होती हैं, आरबीआई ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है, बाई भी करता है जरूरत पड़ने के हिसाब से। बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको पता है। कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव इंटरेस्ट रेट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक क्या करता है, निगेटिव इंटरेस्ट रेट। सर ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम लेट मी एक्सप्लेन द निगेटिव इंटरेस्ट रेट। नॉर्मली हमारी जैसे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट तो पॉजिटिव होते हैं, बट कुछ कुछ सिचुएशन होती हैं, देयर आर सर्टेन कंट्रीज वेयर द इनकम रेट नाउअडेज इट मे बी नॉट नेगेटिव बट फ्यू इयर्स बैक इट वेंट टू द नेगेटिव लेवल। नेगेटिव लेवल मतलब
if you have to put your money in the bank, instead of bank giving you interest on that, bank is charging interest from you. Yes, नया है, पहली बार सुना कि बैंक आपसे पैसा जमा करने का ब्याज लेता है। वो बोल रहा है कि मैं आपके पैसे का ध्यान रख रहा हूँ, आप मेरे पास अपना पैसा रखिए और उसके लिए आप मेरे को पैसा भी दीजिए। आप बोलेंगे ये क्या है, फिर लोग क्यों रखेंगे? लोग रखेंगे, और कहाँ रखेंगे? अगर आपका बहुत 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 सारा पैसा हो तो आप कहाँ रखोगे उसको? घर में कैश जमा कर लेंगे क्या? और बियॉन्ड ए फंड तो कैश जमा कर ही नहीं सकते। थिंक ऑफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंसेस दे हैव एंड दे हैव टू कीप, तो उसमें चार्ज लग जाता है। तो सेम वे अगर बैंक, सेंट्रल बैंक के पास पैसा रख रहा है तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट है, तो सेंट्रल बैंक है वो भी इस बात का चार्ज ले रहा है। पूरी इकोनॉमी में निगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, जब आप लोन लेते हो उस केस में क्या हो रहा है, जैसे नॉर्मली यहाँ बैंक लोन लेने में ब्याज चार्ज कर रहा है आपसे, और उसमें क्या होता है, जो लोन ले रहा होता है उसको बैंक पैसे दे रहा होता है। चलो, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत अजीब सा है, बट पढ़ लेना गूगल करके, मैंने एक शायद वीडियो बनाया था, याद नहीं मुझे अभी। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, तो इम्पोजिट चार्ज ऑन डिपॉजिट हेल्ड बाई commercial bank. Negative interest rate occur when the central bank charges commercial bank for keeping excess reserve, incentivizing lending. ये क्या आता है, lending को incentivize करने के लिए, and spending to stimulate the economy. Which one of the following is not one of the indicators of the HDI dimensions, Human Development Index में कौन सा नहीं है? HDI is one of the favorite topic of RBI. Life expectancy at birth, gross domestic product per capita, mean years of schooling, expected years of schooling, and GNI per capita, which is measured as purchasing power parity. One of the favorite topic बोला तो आपको डिटेल में पढ़ना है ये टॉपिक यहाँ पे। अगर आप ये देखेंगे, मैंने सीधे स्क्रीनशॉट उठा लिया यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तो ये जीडीपी पर कैपिटा नहीं है कहीं भी। आपको इसके इंडिकेटर्स पॉज कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, और ये डायमेंशंस क्या हैं तीनों पता होना चाहिए। इन तीन इंडिकेटर्स को तीन अलग अलग डायमेंशंस पर मेजर किया जाता है, उससे हम निकालते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Which of the following measures was introduced by RBI in response to the COVID-19 pandemic to provide liquidity support to the financial system? रेपो रेट कम किया और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया, CRR का इम्प्लीमेंटेशन किया, और OMOs अनाउंस किया। अभी मैंने समझाया OMOs क्या है, या इंट्रोडक्शन ऑफ LTRO। अब आपको लग रहा है यार ये तो बहुत कुछ किया था आरबीआई ने, ये सारे ठीक लग रहे हैं, तो ऐसा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते नहीं मुझे दो ठीक लग रहे थे, बट दो का ऑप्शन क्या है? आपको एक चूज करना है। द बेस्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज, प्लीज रिमेंबर दैट। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कई बार, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है? LTROs का अगर आपने नाम सुना होगा तो केवल तभी सुना होगा, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए थे एज ए लिक्विडिटी सपोर्ट मेजर्स allowing bank to borrow funds for longer duration, thereby providing stability to the financial system. long term बैंकों को liquidity support दिया गया है, उससे इकोनॉमी में बूस्ट आए। In the context of the GST, which of the following taxes were subsumed by the GST after recent amendment? तो इसमें कौन से टैक्स मिला दिए गए? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर एक तो आप काट ही सकते हो कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि जीएसटी में कुछ नहीं मिलाया गया था। अब आपको ये भी याद होगा कि वैट तो मिलाया ही मिलाया था, और सर्विस टैक्स का भी थोड़ा सा ध्यान होगा, राइट? तो अब आसान हो गया, अगर दो भी कंफर्म है तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते ही आते हैं। Which of the following is a type of risk associated with financial institutions that arises from potential of rapid withdrawal by depositors? जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है वो एक साथ आपसे पैसा मांगने आ गए, तो कौन सा रिस्क आ जाएगा इसमें? सोचिए। सी, अगर आपको पता नहीं है तो आप सोच सकते हैं मार्केट रिस्क, मार्केट में रूमर फैल गया और हो गया ये मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क वो नहीं होता है, राइट?
ये क्या है, लिक्विडिटी रिस्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई भी बैंक इतना थोड़ा ना कैश रखा हुआ है कि सारे डिपॉजिटर लेने आ गए और उसको देना पड़ गया। तो liquidity refers to the possibility that a financial institution may face difficulty meeting its short-term obligations due to the insufficient liquid asset or the potential for rapid withdrawal by depositors। मुझे ऐसे याद है एक बार ICICI बैंक में हुआ था ये प्रॉब्लम, कुछ रूमर फैला मार्केट में, सडनली देयर वाज ए रन ऑन द बैंक। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है, अब कई बार ये अच्छा एग्जाम में लिखा आ गया, रन ऑन द बैंक। अब आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, मतलब रन ऑन द बैंक से मतलब क्या है, ये लोग दौड़ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? तो ये बेसिकली यही है कि डिपॉजिटर्स आ गए अपना पैसा लेने के लिए, तो उस केस में लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा। किसी की बैंक के पास इतना कैश नहीं होता है, बिकॉज बैंक ने तो अपना पैसा कहीं लोन में डाल दिया है या कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लिया है। बट आरबीआई भी हेल्प करता है उस सिचुएशन में, रूमर को मिटिगेट करने में भी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में भी, इफ बैंक इज सॉल्वेंट। ये वर्ड कहाँ सॉल्वेंट है, कहाँ लिक्विडिटी है, आपको समझ में आनी चाहिए। With which of the following scenario the money multiplier in an economy increases? If you understand the concept of money multiplier, it is a cakewalk question. If you don't understand, you have to understand to become RBI Grade B officer. Answer this by writing in the comment, and this is an offer which you can't refuse, even if you have less confidence. अपॉर्चुनिटी है, पूरा कोर्स कुछ टाइम के लिए तो मिल ही सकता है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इट इज अप टू यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा गैप आएगा बिकॉज आई हैव टू डू एक्सट्रीम बी क्लासेस। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।